हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यूनिट एंड डायमेंशन शुरू करने जा रहे हैं और आज यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर 1 हम लोग देखेंगे। और ये फिज़िक्स का आप कह सकते हैं कि पहला एक्सरसाइज है, पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन से हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स पढ़ने के लिए। वो बेसिक मैथमेटिक्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसके बिना आप फिज़िक्स सही ढंग से कमांड नहीं कर सकते हैं। तो फिज़िक्स को कमांड करने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स को क्लियरली बारीकी से आपको स्टडी करना पड़ेगा प्रैक्टिस के साथ। आइए हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर 1 हम लोग करते हैं। दोस्तों, ये यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहले पढ़ने के पहले, फिज़िक्स शुरू करने के पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है? अगर कोई आपसे पूछ दे व्हाट इज़ फिज़िक्स, फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और फिज़िक्स के बारे में जानकारी ना हो तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। तो इसलिए फ़िज़िक्स का जानकारी होना चाहिए कि आखिर हम लोग फिज़िक्स में क्या पढ़ते हैं, फिज़िक्स है क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फिज़िक्स साइंस का एक ब्रांच है, साइंस का ही ब्रांच है। और इस फिज़िक्स में हम लोग नेचुरल लॉ और फिनोमेना, इसके फिनोमेना के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जो भी हमारे नेचर में, हमारे आसपास में जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिज़िक्स से जुड़ा हुआ है। बगल में फ़ैन, वॉल फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है, चल रहा है, लाइट बल्ब जल रही है। तो फिज़िक्स में हमारे आसपास में जितने भी फिनोमेना होते हैं, जैसे आप देखते होंगे घर में ही आसपास में बहुत सारे फिनोमेना, लाइक सीलिंग फ़ैन का चलना, वो भी, उसमें भी फिज़िक्स का बहुत सारा ला है। पहला करंट, वो मोटर, वो घूमना, यानी टॉर्क, फिज़िक्स से, फिज़िक्स का ही वर्ड है। ये सब आपको सुनने को मिलेगा, आगे भी सुनने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके आसपास में जितने हम बोल रहे हैं, इसमें भी फिज़िक्स में साउंड का इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारे आसपास में ही बहुत सारे फिनोमेना हो रहे हैं। हम चलते हैं, उसमें फिज़िक्स है, तैरते हैं, उसमें भी फिज़िक्स है। बिजली का कड़कना, बारिश का होना, वेपर बनना, पृथ्वी का गर्म होना, रेडिएशन होना, ग्लोबल वार्मिंग, ये कहने का मतलब कि जितने भी हमारे आसपास में फिनोमेना है, बैठना, उठना, खड़ा होना, ये सारे में कहीं ना कहीं फिज़िक्स छुपा हुआ है। और ये फिज़िक्स उस लॉ के बारे में एक्सप्लेन करता है, उस फिनोमेना के बारे में एक्सप्लेन करता है कि वो फिनोमेना कौन कौन से हैं और वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो सारे चीज़ को एक्सप्लेन करके बताता है फिज़िक्स। यानी हम लोग इसके डिफिनेशन में लिख सकते हैं, इट इज़ द, देखेंगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, जिसमें हम लोग बी स्टडी अबाउट नेचुरल लॉ एंड इट्स फेनोमेना, नेचुरल लॉ और इसके फेनोमेना के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। याद रखिएगा, फिज़िक्स साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचुरल लॉ और इसके फेनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन कौन से फेनोमेना हमारे आसपास में हो रहा है और वो क्यों हो रहा है, कारण क्या है, ये पंखा का घूमने का क्या कारण है, मोटर कैसे काम करता है, करंट कैसे इसमें आता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे बारीकी से। ये तो हम एक चीज़ का हमने बात किया, ये जो हम पेन से लिख रहे हैं इसमें भी फिज़िक्स है, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स का कुछ कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग उस सब चीज़ का भी डिस्कस हम लोग करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब, ये साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचुरल लॉ और इसके फेनोमेना के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। उसके बाद है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, दोस्तों, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? तो आपको फिजिक्स को स्टडी करने के लिए कुछ वर्ड चाहिए, फिजिक्स वाला वर्ड। फिजिक्स वाला वर्ड अगर आप सुने होंगे 9th-10th क्लास में, तो मैं आपको नाम बताता हूँ। फोर्स, बल, हिंदी में बोलते हैं बल, सुने होंगे। आवेग, इम्पल्स, मोमेंटम, जिसको हिंदी में संवेग कहते हैं, वेग, वेलोसिटी, चाल, स्पीड, दूरी, डिस्टेंस, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे कहने का मतलब, ये जो टर्म हम बोल रहे हैं,
ये फिजिक्स को एक्सप्लेन करने में मदद करेगा, फिजिक्स को एक्सप्लेन करने में मदद करेगा। लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट, मैग्नेटिक फोर्स, इंपल्स, प्रेशर, ये सारी चीज़ों से हम लोग फिजिक्स को एक एक करके बारीकी से स्टडी हम लोग कर सकते हैं। और इसको स्टडी करने के लिए जो टर्म, जो वर्ड हम लोग फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, उस वर्ड को, उस टर्म को, उस क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यानी ऐसा क्वांटिटी, द क्वांटिटी which is used to explain natural law and its phenomena। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेचुरल लॉ और इसके फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। और फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल में हम लोग दे सकते हैं लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। ये फिजिक्स को अगर एक्सप्लेन करना तो ये इन सब सारी बातों को आपको डिटेल से जानना पड़ेगा। लेंथ के बारे में, मास के बारे में जानना पड़ेगा, वेलोसिटी के बारे में जानना पड़ेगा, टेम्परेचर के बारे में जानना पड़ेगा, फोर्स के बारे में जानना पड़ेगा, वेलोसिटी के बारे में जानना पड़ेगा, इट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो हो गया वो आपका क्या होगा, टाइम के बारे में जानना पड़ेगा, आप टाइम भी ले सकते हैं। ये सारा का सारा क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। तो मेरे कहने का मतलब फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए जिस टर्म का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो टर्म फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। और दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी इतना ही नहीं है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। और ये जो यूनिट एंड डायमेंशंस चैप्टर है, इसमें हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी आने वाला टाइम में करने वाले हैं। अगला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे एक एक करके, बहुत सारे हम लोगों के पास फिजिकल क्वांटिटी जानने को मिलेगा। और ये चैप्टर फिजिकल क्वांटिटी का नाम ही एक्सप्लेन करेगा ओनली, और उसके बारे में धीरे धीरे चैप्टर बाय दूसरा चैप्टर में कुछ और हम लोग इसके बारे में और डिस्कशंस, एक्सप्लेनेशन से हम लोग उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो धीरे धीरे बारीकी से एक एक करके हम लोग फिजिक्स के तरफ आगे बढ़ेंगे, और जब पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग जान पाएंगे कि हाँ कौन क्या था। तो इसको ध्यान रखना है, बारीकी से एक एक करके हम लोग को स्टडी करते चलना है, रिवीजन करते चलना है, ताकि किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम आगे आने वाला वीडियो में ना हो। अगर आप ये लेक्चर अगर आप सही ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो आप नेक्स्ट लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपको आगे के लिए आपको ये लेक्चर को सही ढंग से करना पड़ेगा। इसीलिए जैसे जैसे बताते चलते हैं, नोट्स तैयार करते चलिए और एक एक करके इसको रिवीजन करते चलिए, हम बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने जाना फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यूनिट क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी को जिस स्टैंडर्ड से हम लोग मेज़र करते हैं उसी को यूनिट कहते हैं। यानी द स्टैंडर्ड विच इज़ यूज्ड टू मेज़र फिजिकल क्वांटिटी। याद रहे, फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, और फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए यूनिट चाहिए। यानी द स्टैंडर्ड विच इज़ यूज्ड to measure physical quantity. The standard which is used to measure physical quantity is called unit. यानी जिस स्टैंडर्ड से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं उस स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट कहते हैं। जैसे आप लोग सब कोई जानते होंगे दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। जो 9th 10th मतलब हल्का फुल्का भी अगर जानकारी रखते होंगे तो ये बिल्कुल डिटेल से समझ में आएगा। और जो स्टूडेंट नहीं भी किए अच्छा से, हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ साथ खाली चलिए और इसको रिवीजन करते चलिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक एक चीज़ आपके माइंड में अटैच हो जाएगा और बेहतर आप लोग करेंगे भी आगे आने वाला समय में। तो द स्टैंडर्ड विच इज़ यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी।
फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड का यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ टाइम। देखिएगा बहुत सिंपल है। तो यूनिट ऑफ टाइम, तो आप लोग सबको ही जानते होंगे कि टाइम को हम लोग क्या चीज से मेजर करते हैं। आप बताइए सेकंड में मेजर करते हैं कि नहीं? इसका मतलब सेकंड यूनिट हो गया टाइम का। मिनट में मेजर करते हैं कि नहीं? मिनट भी यूनिट हो गया। आवर में भी करते हैं, डेज में भी करते हैं, वीक में भी करते हैं, मंथ में भी करते हैं, ईयर में भी करते हैं, लीप ईयर में भी करते हैं। ये सारा का सारा टाइम का यूनिट हो गया। अगर हम बात करते हैं यूनिट ऑफ लेंथ, तो आप लोग बताइए लेंथ को हम लोग क्या चीज में मेजर करते हैं? किसी चीज का लंबाई मेजर करना होगा तो लंबाई क्या चीज में मेजर कर सकते हैं? मीटर में, मीटर। सेंटीमीटर में मेजर नहीं कर सकते हैं। सेंटीमीटर छोटा चीज है तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मिलीमीटर में भी मेजर कर लेंगे हम लोग। यहाँ से बहुत लंबा दूरी है कलकत्ता की दूरी, तो ये किलोमीटर में मेजर कर लेंगे हम लोग। माइल, ये सब बताएंगे कि माइल क्या होता है, एक माइल में कितना किलोमीटर होता है, करीब करीब 1600 मीटर होता है, ध्यान रखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ टाइम को क्या चीज में मेजर करते हैं? सेकंड में, मिनट में, आवर में। तो ये सब यूनिट हो गया टाइम का, ये सब स्टैंडर्ड है। इसी स्टैंडर्ड से टाइम को मेजर करते हैं, इसी स्टैंडर्ड से हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं। आप लोग बताइएगा मास क्या होगा? क्या होगा जल्दी से बताइए। तो मास को हम लोग क्या चीज में मेजर करेंगे दोस्तों? केजी, है ना। सोना को भी केजी में मेजर कीजिएगा, नहीं, है ना। ग्राम, केजी, किलोग्राम, ग्राम हो गया। और हम लोग क्विंटल, एक क्विंटल में 100 केजी होता है, आप लोग को याद होगा, एक क्विंटल में 100 केजी, है ना। टन, एक टन में 1000 केजी। तो ये सारा चीज़ हो सकता है। मिलीग्राम, ऐसे करके। यूनिट ऑफ अगर टेम्परेचर की हम लोग बात करें, तापमान हिंदी में बोलते हैं इसको। आप बताइए कि क्या चीज़ में मेजर करते होंगे टेम्परेचर? बॉडी का टेम्परेचर, बुखार मापते होंगे तो क्या चीज़ में मेजर करते होंगे? फ़ारेनहाइट, बुखार होता है ना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, केल्विन में भी मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर का जो यूनिट हो गया वो डिग्री सेल्सियस, डिग्री सी, डिग्री एफ, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री केल्विन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं, केल्विन बोल सकते हैं। तो दोस्तों यूनिट यानी जिससे फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया जाए, तो फिजिकल क्वांटिटी ये सब है। टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टेम्परेचर, है ना। तो और भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या बनेगा हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में ही जिक्र करना। डायमेंशंस क्या होता है वो भी हम बताएंगे, लेकिन बारी बारी से एक एक टॉपिक करके हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। आपको एक एक करके स्टडी करना है। तो हमने बताया फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटी और उसके बाद यूनिट, इसको नोट कर लीजिए। तो यूनिट हम लोगों ने जाना। अब हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट जानते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट एकदम याद करते चलना है, लेक्चर जैसे जैसे करना है याद करते चलना है, नोट्स बनाते जाना है और घर पे एक बार रिवीजन कर लेना है ना। तो टाइप्स ऑफ यूनिट में 3 तरह के यूनिट होता है। पहला होता है फंडामेंटल यूनिट, इसको हम लोग बेसिक यूनिट भी कहते हैं, याद रखिएगा। पहला फंडामेंटल यूनिट। दूसरा सप्लीमेंट्री, आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, इसी के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन ले लीजिए सप्लीमेंट्री यूनिट। और तीसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। दोस्तों फंडामेंटल या इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक, दूसरा हो गया सप्लीमेंट्री और तीसरा हो गया डिराइव्ड। अब ये फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, एक का करके बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग यूनिट तो जान गए कि यूनिट होता है जिससे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है ना। तो वो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर जिससे किया जाता है वो स्टैंडर्ड यूनिट है। तो यूनिट 3 तरह के होते हैं, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री और डिराइव्ड, है ना।
यूनिट, ये 3 होता है। तो फंडामेंटल यूनिट कौन कौन होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन होता है और डिराइव्ड यूनिट कौन कौन होता है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए फंडामेंटल यूनिट क्या होता है दोस्तों। फंडामेंटल, तो फंडामेंटल कहने का मतलब कि वो सबसे मेन है, उसी से दूसरा का निर्माण हुआ है। जैसे आप सिंपल भाषा में कह ले कि घर बनाने के लिए क्या चाहिए, बेसिक ईटा, छर्री, बालू, है ना, छड़, सीमेंट, ये सारा चीज़ चाहिए, पानी। तो ये घर का बेसिक चीज़ हो गया, घर का बेसिक चीज़ हो गया, इससे ही घर का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह से दोस्तों फंडामेंटल यूनिट जो होता है, इसी से बाकी सारा यूनिट का निर्माण होता है। यानी आप कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट जो होता है, इसी से और भी यूनिट बनता है, और ये टोटल 7 होते हैं। ये दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, डिपेंड करता है नहीं करता है, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप लोग 8-9 में पढ़े होंगे। जैसे स्पीड की हम लोग बात करें दोस्तों, अगर हिंदी बोले तो चाल, तो आप लोग जनरली स्पीड हम लोग क्या चीज़ में मेजर करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में। बाइक को चलाते होंगे आप लोग, तो उसमें स्पीड यही रहता है कि आपका बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो आप देख लीजिए कि स्पीड में क्या चीज़ आया है, 1 किलोमीटर आया है और 1 आवर आया है। 1 किलोमीटर आया है और 1 आवर आया है। अब आप बता दीजिए कि किलोमीटर डिस्टेंस है, किलोमीटर लेंथ है ना, डिस्टेंस है, और आवर क्या है, टाइम। याद रखिएगा, किलोमीटर लेंथ है, डिस्टेंस, और ये आवर क्या है, टाइम। तो इसमें 2 को क्वांटिटी है, एक है डिस्टेंस और एक है टाइम। एक है टाइम और दूसरा है डिस्टेंस। दोस्तों अगर कोई एगो को भी हटा दे तो क्या स्पीड रहेगा, ये तो डिस्टेंस बन जाएगा। अगर आप इसको हटा दीजिए तो सिर्फ आवर बचेगा, ये तो टाइम बचेगा, ये तो स्पीड हुआ नहीं। यानी स्पीड होने के लिए इधर डिस्टेंस भी चाहिए और इधर आपका टाइम भी चाहिए, तबे जाकर के स्पीड होगा। यानी ये डिपेंडेंट है। बोले तो कि किलोमीटर, आवर दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। अगर कोई एक हटा दीजिए तो यह स्पीड नहीं कहलाएगा, तो ये डिपेंडेंट है। लेकिन अगर सिर्फ हम बोलें कि लेंथ, और लेंथ का सिर्फ हुआ किलोमीटर, ये किसी पर डिपेंड नहीं, इसमें हटा ही नहीं सकते किसी को, ये अकेला है। तो जो यूनिट सिंगल हो, अकेला, किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग, वैसे यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। कौन सा यूनिट कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, बेसिक, और इसी से बाकी यूनिट का निर्माण हुआ है। आप ऐसे कह सकते हैं, द यूनिट्स which are independent from other unit। जो यूनिट दूसरे यूनिट से इंडिपेंडेंट हो, है ना, द यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर यूनिट आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। और दोस्तों मैं बता दूं कि फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं, 7। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है। और वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन होता है, इसको ध्यान से आप लोग को देखना होगा। ये 7 फंडामेंटल यूनिट को याद भी करना होगा, क्योंकि इसी से हम लोग फिजिक्स में इंटर करेंगे। ये वे है, यहीं से हम लोग इंटर करेंगे फिजिक्स में, ध्यान रखिएगा। इसी से एक का करके बारीकी से इसी को मिला करके हम लोग क्वांटिटी यूनिट तैयार करेंगे और आगे का रास्ता तय करेंगे हम लोग। तो देखिए फंडामेंटल यूनिट कौन कौन है। एक तरफ हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लिए, है ना, वो जो 7 को फंडामेंटल है वो ले रहे हैं, और इधर हम लोग ले रहे हैं ऐसा यूनिट। 7 को कौन कौन है फंडामेंटल यूनिट, वो हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पहला है लेंथ, देख सकते हैं, ठीक है। और लेंथ का जो यूनिट होता है दोस्तों,
हमने बताया लेंथ का मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, माइल भी होता है। लेकिन जो एसआई सिस्टम में होता है वो क्या होता है, एसआई सिस्टम हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ध्यान रखिए कि एसआई यूनिट, एसआई मात्रक जो होता है वो लेंथ का मीटर होता है, याद रखेंगे। तो लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, और लेंथ फंडामेंटल है क्योंकि अकेला है, देख सकते हैं ये किसी के साथ में नहीं है, अकेला, और जो अकेला होता है वो फंडामेंटल होता है। दूसरा टाइम, टाइम का होता है सेकंड। तीसरा मास, मास का होता है केजी। मास का और भी यूनिट होता है ना, ग्राम होता है, क्विंटल होता है, टन होता है, लेकिन एसआई सिस्टम में क्या होता है, केजी। अगर चौथे यूनिट के हम लोग बात करें, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, तो दोस्तों टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। केल्विन टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन एसआई सिस्टम में क्या होता है, केल्विन। तो केल्विन हमने लिखा। पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की हम लोग बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल यूनिट है, और वो हो गया एम्पियर, उसका ऐसा यूनिट। अगर हम लोग बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, ठीक है। और एक और होता है दोस्तों, है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे, है ना, लाइट से रिलेटेड है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में। और एक और होता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, और इसका होता है मोल। तो दोस्तों याद कर लीजिए एक बार फिर से, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। और इसका ऐसा यूनिट की बात करें तो लेंथ का हो जाएगा मीटर, मास, टाइम का हो जाएगा सेकंड, मास का हो जाएगा केजी। ये सब एसआई सिस्टम में है, यूनिट और भी होते हैं लेकिन एसआई सिस्टम में एक ही, देख लीजिए, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, मास का केजी, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सबस्टांस मोल। और ये सब में सब देख सकते हैं एक ही है, किसी के साथ नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी में दो है, दो है, देख लीजिए आप। हाँ, मिला देंगे तो 2 3 मिला देंगे तब फिर यूनिट बनेगा, तो इसको ध्यान रखना है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। तो दूसरा होता है सप्लीमेंट्री यूनिट, है ना। तो सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब आप लोग समझते होंगे, फंडामेंटल तो समझ गए, बेसिक, सिंगल हो, किसी पर डिपेंड नहीं करे, है ना, वो सिंगल हो। ठीक उसी तरह से दोस्तों सप्लीमेंट्री भी होता है, ये भी इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा पे डिपेंड नहीं करता, ये भी सिंगल होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली एंगुलर से जुड़ा हुआ बात है, एंगल से जुड़ा हुआ बात है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट आप उसको फंडामेंटल में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एंगल से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग सेपरेट करके रखते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट इट इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट यूनिट, और ये 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री यूनिट 2 तरह के होते हैं दोस्तों, है ना। पहला ए प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से, ध्यान रखिएगा, प्लेन एंगल, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग थीटा से। आखिर ये प्लेन एंगल होता क्या है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ध्यान रखिएगा। प्लेन एंगल कहते कि इसको है, आप देख लीजिए, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, और यहाँ पे हम दूसरा प्लेन एक रख रहे हैं, देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा प्लेन देख लीजिए, ये दोनों प्लेन को हमने रखा, वो फैन के वजह से उड़ जा रहा है। ये देख लीजिए 2 प्लेन हैं,
और दोनों प्लेन को जब हम लोग मिलाएं तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है। आप देख सकते हैं दोनों प्लेन को हम लोग मिलाएं तो यहाँ पे कुछ कुछ एंगल बन रहा है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, ऐसे इस प्लेन को हमने रखा, देख लीजिए ऐसे इस प्लेन को हमने ऐसे रखा, ठीक है, ये प्लेन है, ये प्लेन है पूरा, और इस प्लेन को हमने ऐसे रखा, ठीक है, और दूसरा प्लेन को हमने ऐसे रखा, देख लीजिए ऐसे रखा हुआ। सामने से एक लाइन दिखेगा आपको, सामने से आप देखिएगा तो लाइन दिखेगा, ये सामने से देखिएगा तो लाइन दिखेगा। तो ये दो प्लेन के बीच का जो एंगल बन रहा है दोस्तों, इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। याद रखिएगा, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। और डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, थीटा से। याद रखिएगा, ये प्लेन है समतल, और ये एक हो गया प्लेन और ये एक प्लेन हो गया, और दोनों प्लेन को जब मिलाएंगे कहीं पे यहाँ पे मिलेगा तो एक एंगल बनेगा, और इसी एंगल को हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। यानी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज कॉल्ड प्लेन एंगल। दो प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वो प्लेन एंगल होगा, और डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, थीटा से। अब ये प्लेन एंगल का फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ जो मिलाते हैं ये कहलाता है आर्क, आर्क। और ये हो गया आपका रेडियस भी आप बोल सकते हैं, है ना, ये आप एल और इसको आप आर बोल सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन इस तरह से है, अगर प्लेन में फिगर है ये चीज़, तो आप ये वाला चीज़ को आर्क बोल सकते हैं, ये वाला को रेडियस बोल सकते हैं। तो थीटा का फॉर्मूला होगा आर्क बटा रेडियस। याद रहे, आर्क और ये हो गया रेडियस, है ना। हम लोग इसको एल माने ये वाला लेंथ को, और ये वाला को अगर आर माने तो थीटा का फॉर्मूला एल बटा आर होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, प्लेन एंगल। और ये एंगल है इसलिए इसका ऐसा यूनिट जो होगा दोस्तों, ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। रेडियन शॉर्ट में लिखते हैं RAD। ध्यान रखिएगा, प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री यूनिट दो टाइप का होता है। एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है, यहीं पे हम लिख देते हैं, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों ओमेगा से, ओमेगा, ये ओमेगा लिखा हुआ, ओमेगा, ध्यान रखिएगा। तो एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करेंगे और प्लेन एंगल को थीटा से डिनोट करेंगे। व्हाट इज प्लेन एंगल? प्लेन एंगल क्या है? तो ये प्लेन एंगल दो प्लेन के बीच बनने वाला एंगल होता है। ये एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, और दोनों प्लेन के बीच जो थीटा एंगल बनेगा वो एंगल प्लेन एंगल होगा, और ये थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला बनता है एल बटा आर, वेयर एल इसका लंबाई हो गया और ये रेडियस हो गया। अगर ये प्लेन फिगर होता तो इसको आर्क कहते हैं और ये वाला रेडियस कहलाता है। तो ये थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया आर्क बटा रेडियस। अगर ऐसा यूनिट की बात करें, एंगल है ना, तो एंगल आप लोग क्या चीज़ में मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते होंगे। डिग्री में आज तक 10वां तक तो वही पढ़े होंगे, डिग्री डिग्री डिग्री। ग्रेड भी होता है, रेडियन भी होता है, तो ऐसा यूनिट एंगल का रेडियन ही होता है। और शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम लोग? RAD। दोस्तों इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और हम आप लोगों को बता दें कि कभी कभी ज़रूरत पड़ता है पाई रेडियन के बारे में जानने का। पाई रेडियन ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, पाई रेडियन। तो मैं आपको बता दूं कि पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है। कभी भी कोई पूछे आपसे कि पाई रेडियन का वैल्यू बताइए तो कितना बताना है? 180 डिग्री। पाई रेडियन पूछे यानी एंगल पूछ रहा है आपसे, और उस पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री होगा। अगर पाई बटा 2 पूछता तो 180 बटा 2 90 डिग्री, पाई बटा 3 पूछता तो 180 बटा 3 60 डिग्री, पाई बटा 4 पूछता तो 180 बटा 4 45 डिग्री। तो मेरे कहने का मतलब ये आप पाई रेडियन याद रखेंगे। रेडियन बोल दिया मतलब आपसे एंगल पूछ रहा है। अब एंगल का वैल्यू देख सकते हैं 180 डिग्री होगा। अगर सिर्फ पाई, सिर्फ पाई, नॉट पाई रेडियन, अगर सिर्फ पाई की बात करें दोस्तों तो पाई का वैल्यू होता है 22 बटा 7, 22/7, और 3.14 डिवाइड कीजिएगा तो वो आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होता है, और रेडियन से जुड़ा हुआ दो बात अगर किन्हीं को आज तक कन्फ्यूज़न होगा तो इसमें क्लियर कर लेना है।
क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी कर जाते हैं कि सर पाई का वैल्यू तो होता 22/7, तो 22/7 लिखे नहीं, पाई रेडियन आपसे पूछा, इसका मतलब आपसे एंगल पूछा, और उस पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री होता है, और सिर्फ पाई पूछा तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, या पॉइंट में 3.14 के बराबर होता है। ओके, नोट कर लीजिए। इसी में है दूसरा सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल को आपको समझना है कि सॉलिड एंगल, इसको डिनोट करते हैं, W नहीं पढ़िएगा, ओमेगा, ओमेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जो सॉलिड एंगल है ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लिया जाए मान लिया जाए कोई सरफेस है, दिस इज़ अ सरफेस, ये कोई सरफेस है दोस्तों, और ये यहाँ पे हम लोग इस तरह से सरफेस को रख दें, और यहाँ पे हम लोग पॉइंट ले लें। सॉलिड एंगल को आप समझिएगा, ये सरफेस कैसा भी हो सकता है, प्लेन ही नहीं, कैसा भी, कर्व भी हो सकता है ना, जैसा भी हो। तो और यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए, अगर इस पॉइंट से इसको हम लोग मिला दें, यहाँ मिलाइए, यहाँ मिलाइए, यहाँ मिलाइए, यहाँ मिलाइए, इस तरह से हम लोग सब इसके किनारे किनारे से मिला दीजिए। तो अगर इस पॉइंट से किनारे किनारे को मिलाइएगा तो जैसे देखिएगा मेरा हाथ जैसे जैसे खुल रहा है, देखिए ऐसे ही जाएगा ना। तो यहाँ पे एंगल एक बनेगा, इस टाइप से बनेगा, देख सकते हैं। ये सरफेस है और यहाँ पॉइंट है, सरफेस के किनारे किनारे से पॉइंट को मिलाएंगे तो यहाँ पे एक कोना बनेगा, है ना, एंगल बनेगा, और इसी एंगल को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। बात करते हैं, मान लिया जाए कोई सरफेस है और ये कोई पॉइंट है दोस्तों, तो सरफेस से पॉइंट को मिलाएंगे हम लोग, इसके किनारे किनारे वाला पॉइंट को, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, और इसी एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। यानी किसी सरफेस के द्वारा किसी पॉइंट पर, किसी सरफेस के द्वारा किसी पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। यानी एंगल मेड बाय एनी सरफेस at a point is called solid angle। तो ध्यान रखेंगे, किसी सरफेस के द्वारा किसी पॉइंट पर जो एंगल बनेगा, पॉइंट को हम P मान लिए, तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला, इस एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। और दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसके सेंटर को अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये हो जाएगा डिस्टेंस R, ठीक है। इस सरफेस का सरफेस एरिया, फॉर्मूला बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया। हालांकि इसका जिक्र हम लोग सॉलिड एंगल का करेंगे, 12th क्लास में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी में है गॉस थ्योरम पढ़ने के लिए, उसी में इसको डिटेल से स्टडी हम लोग करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग को यूनिट के बारे में जानकारी हासिल करना है, और वो यूनिट हम लोग अच्छे से जान रहे हैं। तो सरफेस एरिया और बटा, इस सरफेस एरिया ले लेंगे, जो भी सरफेस होगा उसका एरिया, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी सरफेस एरिया बटा डिस्टेंस का स्क्वायर। याद रखिएगा, सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस है तो उसका सरफेस एरिया, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो सरफेस एरिया बटा डिस्टेंस स्क्वायर सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हो गया। अगर एसआई यूनिट की बात करें दोस्तों, एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। याद रखिएगा, रेडियन नहीं, स्टेरेडियन, और इसको शॉर्ट में हम लोग एसआर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फिजिक्स में बस वहीं गॉस थ्योरम में ही यूज़ है, और कहीं आपको यूज़ नहीं मिलेगा। फिलहाल आपको यूनिट का ख्याल रखना है दोस्तों कि सप्लीमेंट्री यूनिट, फंडामेंटल में 7 बताएं, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, वो 7 को ध्यान देना है। हम इतना बार बोलेंगे कि आपको याद हो जाएगा। और दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट हमने 2 बताया, और 2 में क्या क्या बताया, एक प्लेन एंगल बताया और दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट बताया। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट हमने बताया दोस्तों रेडियन, और सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट हमने बताया स्टेरेडियन। प्लेन एंगल का फॉर्मूला L/R, और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला सरफेस एरिया बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप इसको अच्छे ढंग से
नोट्स बना करके और उसको रिवीजन कर लेंगे, ताकि सेकंड लेक्चर में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं बता दूं आप लोग को, अगर आप ये अच्छे तरीके से इसको समझ लिए हैं और क्लियर कर लिए हैं तो सेकंड लेक्चर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो सेकंड लेक्चर में आपको प्रॉब्लम क्रिएशन होगा। इसलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसको क्लियर कर लेना है और तभी सेकंड लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही और थैंक यू।